आपको सभी को पार्टिसिपेट करना है। इफ यू विल पार्टिसिपेट देन ओनली गेट टू नो कि कैसे आते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? यस मैम। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, जैसे तो वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ये जो चैप्टर हैं आपके, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद हो गया आपका सम periodicity, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द periodicity। उसके बाद हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग, एंड इसमें आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ले सकते हो, या मान लो आपके, मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस बता भी देती हूँ। आई एम हैविंग दैट। देखो, ये जो आपका पार्ट वाला बॉन्डिंग बनेगा ना, इसमें केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, periodicity की जगह पे है GOC। ठीक है? मतलब ये बिल्कुल पूरे पेपर की तरह ही आपका ये आपके पास आ जाएगा। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन टिल नाउ ना, तो ये आपके पास आ जाएगी इंफॉर्मेशन, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग, GOC एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा पहला रहेगा। मतलब दिस इज योर फर्स्ट पेपर। ऐसा पेपर आपके पास बन के आ जाएगा पूरा, जैसे प्रॉपर नीट का पेपर आता है। और जो इसका सेकंड होगा ना बेटे, ऐसा सीक्वेंस फॉलो होगा। सेकंड में देखो, ये जैसे ये वाला तो है ही है, मतलब ये वाला जो हमने पोर्शन कवर अप किया है, ठीक है, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा थर्मो एंड इक्विलिब्रियम। मैम हमें मिल गया ये ग्रुप में। अच्छा, ये मिल गया है ग्रुप में? यस Good. मैम। तो मुझे नहीं मिला है अभी तक। आई हैव नॉट रिसीव्ड टिल नाउ। आपको चैप्टर्स के नाम मिले हैं या पेपर्स भी मिल गए हैं ऐसे बने हुए? मैम नेम ही मिला है, एक हाँ, मुझे एस्टिमेट टाइप मिली है। तो मुझे भी मिल गया, तो दैट्स ओके, फिर तो ठीक है। तो इसके बाद जो होगा उसमें प्लस करके होगा। ठीक है? तो इस तरह से होगा, बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड दैट पेपर टुडे। तो आज हम सीक्वेंस इसी में चलेंगे, बट चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये बेसिक चैप्टर है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, आपको अनम्यूट करके ये आंसर दे देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स represent an impossible arrangement? किसमें इम्पॉसिबल अरेंजमेंट आएगा? ये n है, ये l है, ये m है, और ये आपका 1 आ गया। जब मेरे पास पेपर होगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ही क्वेश्चन लगा दूंगी, तो फिर इतना टाइम आपके पास नहीं जाएगा। n की वैल्यू देखो, इन एवरी ऑप्शन इट इज 3, 4 and then 3, then 5. And about the L, this is 2, this is 0, this is 2, this is 3. M is -2, 0, this is -3 and 0. -2, 0, -3 and 0. And S is equal to +½ this is -½ this is +½ and this is -½ And third option. Go for मैम it. थर्ड ऑप्शन। Third option. Third option. Why Yes. is it so? मैम बिकॉज Because L when की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू M की minus वैल्यू L2 plus -3 L है, उसकी है तो पॉसिबल वैल्यूज -2, -1, In 0, short, 1 and 2। बिल्कुल इन शॉर्ट आप बस ये आंसर बोल सकते हो कि m की वैल्यू कभी भी मैग्नीट्यूड minus L2 plus L. हाँ, -L2 + L तो है, बट ग्रेटर देन या नहीं हो सकती L से। L से। ठीक है? दिस इज अ रीजन, ये रीजन जाएगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज अ थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन।
Second question is the number of the unpaired electrons in 1s2, 2s2 and 2p3 is. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ। ये तो मैं ना भी ऑप्शन दूं तो तुम कर लोगे। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3. 3. Ma'am, 3. Yes, 3. Next is how many unpaired electrons are present in Ni2 plus cation? Ni2 plus cation में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? नंबर 1 is 0, नंबर 2 is 2, नंबर 3 is 4, नंबर 4 is 6. 2 मैम. Ma'am, 2. 2. What is the atomic number for the nickel? 28 और मैम 2 चलेगी 26 और 26 में 18 तक जो फुल फिल्ड होते हैं, उसके बाद 8 बच गए, 8 में से 5 उसमें चले गए डी ऑर्बिटल्स में, एक और 3 एक मिनट 26 क्या है? मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स मैम चले भी गए। अच्छा मैंने तो अभी उसका पूछा ही नहीं, मैंने तो निकल का ही पूछा है। तो 3d8 4s2 होगा ना, तो निकल 2 प्लस हो गया 3d8 में से ये चला गया 3d8। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? पहले हमने ऐसे रखा होगा, फिर ऐसे पेयरिंग किया होगा, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 तो नहीं आया किसी का आंसर? नो मैम। चलो जी, अच्छी बात है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर तो तुम्हारे मजे हैं भाई। 4th क्वेश्चन है द क्वांटम नंबर। ये थोड़ा सा आपको एनर्जी पर्सपेक्टिव से लेके जाना है। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 electrons are given below। जैसे ये n है, ये l है, ये m है, ये s है। ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इलेक्ट्रॉन 3 है, ये इलेक्ट्रॉन 4 है। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 3। तो l की वैल्यू 0 है, 0 है, 2 है और 1 है। m की वैल्यू 0 है, 0 है, 0 है और 0 है। तो दिस इज -12, +12, +12 एंड -12। तो यहाँ पे आप बताओ कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। मैं ऑर्डर नहीं बता रही हूँ, आप खुद से बनाओ। मतलब 1 2 3 4 का ऑर्डर खुद से लिखो इसका। E3, E4, E1 और E2। 3 4 2 1। E3, E4, E2 और E1। सबसे पहले कौन सा बोला आपने? E3। अच्छा, उसके बाद E4। यस। उसके बाद मैम E2। उसके बाद 1। ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैम 2 वाला पे दिया जाएगा। भाई इतने तुक्के मत मारो भाई ऐसे। मतलब आप कैसे हो 2 4 का इंटरचेंज कर दूं? यस। 3 2 4 1। तो पहले पता नहीं, अब सही गलत तो देखते हैं। पहले वाले ऑर्बिटल का नाम कौन बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल? 300 से कौन सा ऑर्बिटल बनता है? नाम क्या है इसका? M3s। और नेक्स्ट वाले का? 4s। इसका? 3d। और इसका? 3p। 3p।
ठीक है, अदरवाइज तुम्हें एक रूल भी आता होगा, n+l रूल। n हाँ, plus तो l यहाँ पे rule 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ 5 गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो 5 वाले की हो गई 3, सबसे कम एनर्जी 1 वाले की होगी। अब यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन होगा, 4 + 0 का भी 4 आता है, 3 + 1 का भी 4 आता है। तो जहाँ पे n की वैल्यू लो है, दैट वुड बी ऑफ लो एनर्जी, तो E2 वुड बी ऑफ द लोअर एनर्जी एंड E4 वुड बी ऑफ द हायर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है एक में 3 और एक में है, मैम E2 की ज्यादा नहीं होगी? ये तुमने सीक्वेंस तो अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा भाई। सबसे पहले तुम अपने हिसाब से देखो क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए जिसमें 5 आता है E3, इसमें था E3 के बाद E2 और E4 में से आना चाहिए E2, है ना, यस मैम। इसमें किया क्योंकि था। इसमें तो N4 है और इसमें और N3 E4 है। का दिया। मैम ओके ओके, E2 देन E4। रेड कलर ले लेते हैं, इसको मैच कर रहा है। हाँ जी, एक आ गया 3, एक आ गया 4, एक आ गया 5 और एक आ गया 4। तो सबसे ज्यादा 5 वाले की होनी चाहिए, और 5 वाला कौन सा है, E3। ठीक है, उसके बाद 4 वाले दो हैं, एक 4 0 है और एक 3 1 है, ये 3 है n की वैल्यू। ठीक है, तो फिर इसमें E4 आना चाहिए, यस मैम देन फिर आना चाहिए E2 और फिर आना चाहिए E1। क्या कहते हो, ऐसे नहीं आना चाहिए? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसने ना ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मेरे ख्याल से पहले इस बच्चे ने सही बोला था। यस आपको मैम। अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहना ना, आपको आप इसके हिसाब से भी लगा लो, इसको इसके हिसाब से लगा लो। सबसे ज्यादा एनर्जी का कौन होगा, 3D, और 3D किससे बन रहा है, E3 से बन रहा है। उसके बाद एनर्जी किसकी आएगी, 4s की। यस, उसके बाद आ गया आपका 3p, 4s और 3D, ये होता है ना वही सीक्वेंस। यस मैम। अब देखो, देखो इसमें दोनों में उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन को इतना लाइटली नहीं लेना, हर तरह से चेक करना। अब 3s किससे बना है, E1 से। 3p किससे बना है, E4 से। E4 से। 4s किससे बना है, E2 से। E2 से। 3D किससे बना है, E3 से। E3 से। तो ये है ऑप्शन E3, 2, 4 और 1। हाँ, यहाँ पे 2 और 4 का इंटरचेंज आता है, बिल्कुल ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि हम तो इसको जानते हैं ना, 2 और 4। तो ये है वही एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं देखती हूँ कि इसका आंसर उसने ये ऑप्शन दे रखा है, हाँ, ये ऑप्शन दे रखा है 3, 2, 4, 1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, या दो ही बच्चों, 3 बच्चों को क्लियर हुआ है? क्लियर मैम। क्लियर आप मैम। इसका नाम लिख लेना है, नाम से तो आप आराम से कर देते हो। कई बार N+L रूल, अच्छा N+L रूल से कई बार आपके पास अगर उल्टा सीधा आए भी, तो आप तो जानते हो ना किसमें क्या आता है। अब Yes. 3p के कंपैरिजन में आप इसको नहीं बोल सकते हो ना कि इसकी एनर्जी कम है 4s की एनर्जी। चलो, गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट था, नहीं तो अभी तक तो कुछ भी ट्विस्ट नहीं आया। ये क्वेश्चन आया है, विच टाइप ऑफ द रेडिएशंस is not emitted by electronic structure of atoms, electronic structure of atoms। सोच समझ के आंसर देना। यूवी, एक्सरेज, विजिबल फोर्ट में, उसमें बाय मिस्टेक वाई लिखा हुआ है पर गामा रेज होगा। इलेक्ट्रॉनिक के आगे क्या लिखा है? स्ट्रक्चर, 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 ST is a short form of structure. Think about it first. मैम गाम एक्सरे गामा रेज। हाँ जी, ऑप्शन एक बच्चे का तो सही दिया आंसर, जिसने नाम भी पढ़ लेते हैं किस बच्चे ने दिया है चैट बॉक्स में, प्रशांत ने।
हाँ जी, कौन सा? गामा विजिबल एक्सरे या यूवी? गामा इज अ करेक्ट आंसर. कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो? व्हाई इट इज सो? गामा क्यों आंसर दिया आपने? गामा क्यों नहीं एमिट कर सकती इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. उससे क्या होगा? उससे मैम ये वाली जो इसकी वेवलेंथ कम होगी, तो वेवलेंथ कम होगी तो मैम ये एमिट नहीं कर पाएगा लाइट ना, इसकी लाइट स्कैटर हो जाएगी। एक्चुअली में जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का एक क्वांटाइजेशन होता है बोहर के मॉडल में, है ना? तो शॉर्ट में तो आंसर आपका ठीक है. जो क्वांटाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ आइडिया होगा, जैसे -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी रेंज आती है ना? यस मैम। है ना? तो इलेक्ट्रॉन की कोई भी वैल्यू एनर्जी की नहीं हो सकती, इतनी रेंज आती है. वो बेसिकली यूवी एक्सरे और विजिबल की रेंज तो हो सकती है. विजिबल की रेडिएशंस आपके पास, हाँ एक बात यहाँ पे और बतानी है, ये वैसे तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है बट चलो नाम आ रहा है इसका तो कर सकते हैं इसको. विजिबल लाइट तब एमिट होती है जब आपके पास कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ कंपाउंड हो. जब भी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स लाइट एमिट या एब्जॉर्ब करेंगे ना, तब कभी भी कलर नहीं आता, बहुत कम कलर आता है. आपके सिलेबस वाली सारी चीजें कलरलेस आती हैं उसमें, तो उसमें यूवी और एक्सरेज आ जाती हैं. और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है उसमें, तो वहां पे विजिबल लाइट एमिट होती है. तो ले दे के ये तीनों तरह की लाइट्स तो एमिट होती हैं. अब ये जो आपकी गामा रेज है ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं और ये एटम के बीच में से नहीं निकलती. मतलब दीज आर, आप जब वो रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ते हो तो अल्फा गामा बीटा पढ़ते हो तो दैट आर वहां पे पढ़ते हैं ना कि बहुत डिस्ट्रॉय करती हैं वो चीजें, है ना? तो यहाँ पे यूवी एक्स विजिबल, तो अल्फा बीटा गामा का कुछ भी ऐसा हुआ तो वो आपका नॉट इन्वॉल्व वाला आएगा. चलो दैट वाज करेक्ट. एक बार थोड़ा उसका भी देख लेते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग के भी, है ना? इसके तो और क्वेश्चन आसान ही है. केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है. ध्यान से करना क्वेश्चन को. among the following species which do have TBP shape, the one is Ni3, second is I3 negative, third is SO3 2 negative, fourth is NO3 negative. A ऑप्शन है इसका 2 and 3, बी ऑप्शन है उसका 3 and 4, सी ऑप्शन है इसका 1 and 4, डी ऑप्शन है इसका 1 and 3. गो फॉर इट. सभी को आंसर करना है भाई. सॉल्व इट इन योर नोटबुक्स. अभी तक जिन दो बच्चों ने आंसर सेंड किया है बोथ आर नॉट करेक्ट.
नहीं, दीक्षा का करेक्ट है, सुहानी का भी करेक्ट है, तन्वी का भी करेक्ट है, अंकिता करेक्ट। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट है। प्रशांत करेक्ट। थोड़ा सा मैंने कुछ करने वाला क्वेश्चन दिया था कि हाथ आपका चले। Ni3 की क्या स्ट्रक्चर होती है भाई, और क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? देख के डर तो नहीं गए थे Ni3 को? नो मैम। कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो मैं अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर रखना है कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है मोनोवेलेंट एटम। हाँ, हेलोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, है तो मोनोवेलेंट ही है ना। तो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर आयोडीन के ऐसे ऐसे होंगे और एक लॉन पेयर होगा, तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp3। sp3। तो ये तो आ ही नहीं सकता। यस मैम। I3 नेगेटिव तो सारी क्लास को बहुत ढंग से कराया हुआ है, और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से तुम्हें पेपर में भी आया होगा। I2 प्लस I नेगेटिव लिख लिया करो, इसमें से जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अब I को नेगेटिव मिल गया और थोड़ा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉजिटिव ही होगा फिर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा ना अगर वो I नेगेटिव बन गया, तो ये सेंट्रल एटम आ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव आ गया तो 2 आयोडीन के साथ बना लेगा नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 3 4 हो गया, ये 5 6 हो गया, ये 7 8 हो गया। ये नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअली में तो ये वैसे डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। sp3d इज अ हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो सेकंड वाला हो गया एक तो आपका। बाकी है SO3 2 नेगेटिव। ऐसे मॉलिक्यूल को तो मैंने आपको बोला है कि बिना आप करे सॉल्व कर लिया करो ऑक्सीजन वाला केस। तो SO3 2 नेगेटिव है तो सेंट्रल एटम सल्फर है। अब कितने नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव है तो 2 ऑक्सीजन के साथ तो जाएगा सिंगल बॉन्ड, बाकी एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद चेक इट आउट कि क्या इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो अमोनिया टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है 1 2 3 4। तो इसके केस में भी sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब बचा अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, पहले अगला दिखा देते फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। NO3 नेगेटिव। NO3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी? 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5। वैसे तो ये डेटिव बॉन्ड बनता है, इतने सारे बॉन्ड नहीं बना सकता। सिग्मा 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 sp2। ठीक है, ये हो गई। इसको एक बार दोबारा देख लो। मॉलिक्यूल्स था सल्फाइड आयन SO3 2 नेगेटिव। ठीक है जी। हाँ जी, हम क्या कर रहे थे, इसमें एक सल्फर प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लास्ट ऑक्सीजन एंड 1 इज दिस। ठीक है, 1 2 3 4 4 दिस आर देयर, या सिग्मा बोल लो। ठीक है, तो हाउ यू आर सेइंग दिस इज अ TBP भाई? इसमें SO3 2 नेगेटिव की ट्रिक से थोड़ा निकाल देनी है कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी। ये कैसे आंसर दिया तुम लोगों ने भाई? Those who have answered this clearly shows they have cheated, क्योंकि बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया TBP, और TBP का तो आंसर ही एक है 2। तो कैसे दिया तुम लोगों ने आंसर, बताओ मुझे। मैं अभी देखती हूँ जरा कौन कौन से बचे। ये गलत बात है। प्रशांत, अंकिता, तन्वी, कैसे आंसर दिया तुम लोगों ने? देवेश, मैम C और D का फर्स्ट लग रहा था, इसलिए जो फोर्थ वाली ऑप्शन थी वो तो आ नहीं रही थी, इसलिए। तो तुमने तो फोर्थ वाला ऑप्शन आंसर दिया है। नहीं मैम, वो जो फोर्थ वाला है ना NO3 नेगेटिव, हाँ, ये नहीं आ रहा था इसमें। ऐसा नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है। अगर TBP पूछा गया तो आप खुद बताओ TBP कौन सा है? मैम ट्राइगोनल बायपिरामिडल। एक है यस मैम। सिर्फ I3 नेगेटिव, और तो कोई TBP है ही नहीं। अच्छा, पहले मेरी बात समझ में आई है मैं क्या कह रही हूँ? इसका Ni3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, I3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो ये TBP है।
SO3 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, NO2 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी फिर से हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा है तो sp3 है। अब इसमें अगर TBP पूछा होता तो एक ही आंसर आता 2। वो तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें TBP मैंने सोचा कि चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और जो एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने लिखा हुआ है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं है वहां पे, पिरामिडल लाइक अमोनिया। पिरामिडल, पिरामिडल का मतलब क्या हुआ? अमोनिया जैसा शेप हुआ ना पिरामिडल जैसा। यस तो मैम, हाँ लोन अमोनिया पेयर जैसा है। शेप किस किस मॉलिक्यूल का है? अमोनिया जैसा शेप एक Ni3 का है और एक 3 का, तब डी ऑप्शन आता है। तो अगर मैंने बोला था आई वुड बी मोर हैप्पी, अगर मैंने लिखा था TBP, तो तुम मुझे बोलते कि मैम सिर्फ एक ही TBP है सेकंड वन। तो हाउ यू हैव रीच्ड टू द करेक्ट आंसर? दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा, कॉन्सेप्ट से हटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन चाहे गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, तुम्हें अपना सही आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो अगर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा आ गया तो वो तो आपको मिल जाएंगे सभी को मार्क्स, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है तो, पर अपना कंसेप्ट खराब हुआ तो फिर तो कभी भी नहीं मिल सकते। अब देखो, यूजिंग द MO, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता तो बेटा देयर वाज अ वन आंसर ओनली, एंड अगर सिंपल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना कह के ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया जैसा है तो Ni3 एंड दिस SO3 2 नेगेटिव तो हो गया आपका, बाकी तो और कोई ऐसा है ही नहीं है, ये TBP था। यूजिंग MO theory, predict which of the following, एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए जी। मैं पिछले क्वेश्चन में मैं ऐसे भी तो कर सकते थे, SO3 2 नेगेटिव है ना, तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 नेगेटिव, मतलब 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज लगा, 2 इसने और ले लिए हैं, 8 हो गए, और 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, 3 3 6 हो गए, और 3 बन गया, और 2 बच गए, 2 का एक लोन पेयर बन गया, sp3d आ गया। अच्छा जी, इतनी इंटेलिजेंसी, इतने इंटेलिजेंट अगर हम हो जाएंगे कि SO3 2 नेगेटिव में अगर नेगेटिव चार्ज हमारे पास है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को ना खिला के हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव को खिलाएंगे, वो कैसे हो सकता है? तुमने जो हिसाब किताब बनाया, तुमने 6 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के वैलेंस में बता दिए, 2 नेगेटिव के भी 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, टोटल इसके कर दिए 8। ऐसे ही किया है ना? यस मैम। 8 8 दे के फिर ऑक्सीजन को अरेंज कर दिया। आप मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास 2 मेंबर हैं इसमें, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यस मैम। तो अगर 2 नेगेटिव देते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इलेक्ट्रो पॉजिटिव के पास चले जाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटे ऑक्सीजन के पास जाएंगे। जो मैंने I3 नेगेटिव का किया था वहां पे कहानी अलग थी, वहां पे सब I सेम है, किसी भी I पे एक नेगेटिव लिख दो, वो बात अलग है। अब तुम्हारी यस मैम। अमोनिया की स्ट्रक्चर आती है, NH4 प्लस लिखते हो आप, है ना, उसको अमोनिया प्लस H प्लस लिखते हो ऐसे, क्योंकि सारे सराउंडिंग एटम सेम है, इसलिए नाइट्रोजन से थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन लूज करवाने लग जाते हो, कि नाइट्रोजन से ही यस करवा देते हो? मैम। क्यों नहीं प्लस नाइट्रोजन पे लगाते? बताओ, नाइट्रोजन के 5 की जगह पे 4 क्यों नहीं करते? मैम नाइट्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा कैन नेवर बी नेगेटिव है इसलिए। पेंटावैलेंट। हाँ शाबाश, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो यस इलेक्ट्रोनेगेटिव मैम। है वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो उसके कंपैरिजन में H निकालेगा, तो जो आप कैलकुलेशन बता रहे हो वो गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली यस रॉन्ग है। चलो मेरे पास तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चाहे जितनी मर्जी गलत चीज हो क्लास में डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए, पर पेपर में ऐसा नहीं करना। हमेशा जब भी चार्ज आता है तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। चलो, यूजिंग द MO theory, the predict which of the following species have the shortest bond length. The shortest bond length.
The one is a O2 negative, second is the O2 2 negative, third is the O2 2 plus, fourth is a O2 plus. ये आपका बिना कॉपी पे लिखे भी मतलब ट्रिक से भी हो सकता है. Try to frame the answer. बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में मैम क्या रिलेशन होता है? Inverse. इनवर्स होता है मैम. यस ओके. सही थे. 33 का क्या मतलब है? मैम थर्ड ऑप्शन. अच्छा, बस एक दो बच्चों को ही पता लगा है, बाकी बताओ बेटे. दीक्षा का भी करेक्ट है. चलो एनी हाउ, कैसे किया जिस बच्चे ने, कौन मुझे बताएगा कि कैसे ट्रिक से किया है? हाउ यू हैव. मैम बॉन्ड ऑर्डर मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है ना. तो बॉन्ड लेंथ जिसकी सबसे जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी. वो तो हमें समझ में आ गया, पर ये बता. मैम बॉन्ड ऑर्डर में जैसे एन का मैम बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ना N2 का. तुम कहाँ N2 का पहुंच बॉन्ड. जाते हो? मैं तो O2 की बात कर रही हूँ. मैम मैंने ट्रिक से हमें ऐसे याद रखा जैसे 1 2 3 2 1 ना. और कोई बच्चा जिसके पास कोई ट्रिक है, मैंने क्लास में भी बताई है. एनीबडी एल्स? ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है. ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड होता है और सबको पता है ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है. तो ऑक्सीजन के आयंस वाले केस में बहुत इजी ट्रिक यूज होती है. जहां पे प्लस हो वहां पे 0.5 ऐड कर दो, जहां पे माइनस हो वहां से 0.5 हटा दो. तो O2 के यस मैम ऊपर ऐसे 1 ही है. प्लस है तो 2.5 आ जाएगा. O2 के ऊपर 1 माइनस है तो 1.5 आ जाएगा. O2 के ऊपर 2 माइनस है तो फिर से 0.5 1 आ जाएगा. O2 के ऊपर 2 प्लस है तो 3 आ जाएगा. दिस इज अ ट्रिक टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस. तो इसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया. O2 जी मैं प्लस का सबसे ज्यादा है. O2 प्लस के बाद आपका आ गया. ओके, हैव एनीबडी कैलकुलेटेड लाइक दिस? यस मैम. O2 प्लस का सबसे ज्यादा आ गया, फिर उसके बाद आ गया 2 प्लस का, है ना? फिर O2 प्लस का, फिर उसके बाद किसका आया बेटे? O2 नेगेटिव का, और फिर उसके बाद आ गया O2 2 नेगेटिव का. तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर है. तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर? O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव. शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ. तो फिर ये पूछो आ गया आपका. यस और नो? यस मैम. यस मैम. किस किस बच्चे को ये समझ नहीं आया? सबको आ गया भाई? Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे. फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने बैठेंगे ना दूसरे तरीके से तो बहुत टाइम लगता है. तो ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन तो ट्रिक से हो जाता है. अमंग द फॉलोइंग the species having smallest bond is? Number 1 is NO. Number 2 is NO plus. Number 3 is O2. Number 4 is NO negative. चलिए करिए फटाफट कॉपी पे.
स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड पूछा है, तो अब लेंथ ही बॉन्ड होगा। के साथ कुछ नहीं लिखा ना, तो और कुछ तो नहीं हो सकता ना, फिर वो लेंथ ही हो सकता है। स्मॉलेस्ट ओके बॉन्ड का मैम। मतलब होता है छोटा बॉन्ड है ना, तो फिर वो बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट है साहित्य। हाँ जी, क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर आते हैं इनके? मैम इस फर्स्ट का जो एन है ना, इसका आएगा 8 7 15 15 14 ढाई आएगा इसका हम्म। 2.5। अच्छा। और एनओ पॉजिटिव का तो 3 आएगा। हम्म। और O2 का 2 है। और एनओ नेगेटिव का है, इसका भी 2 है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा किसका आया? एनओ पॉजिटिव। ठीक है, और उसी की फिर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। करेक्ट। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ orbitals of an atom in NO3 negative, NO2 plus, NH4 plus R। करो खुद से कैलकुलेट। कर दिया। चैट बॉक्स में टाइप करो आंसर। अच्छा, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना? चलो मैं लिख देती हूँ ऑप्शन, वैसे तो अपने आप से आना चाहिए। करेक्ट तन्वी। करेक्ट करेक्ट। साहित्य दीक्षा करेक्ट। बाकी बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं भाई? रुचि, ध्रुव, ध्रुव आप क्यों नहीं कर रहे हो? अंकिता, सुहानी करेक्ट। हाँ जी, NO3 नेगेटिव की अभी मैंने स्ट्रक्चर बना के बताई थी। NO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर भी वैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली ट्रिक से बनाएंगे। एक ऑक्सीजन ऐसे है, बाकी डबल बॉन्ड होगा, एक इसमें डेटिव बॉन्ड होता है, तो एक माइनस हो जाता है, एक प्लस हो जाता है, ये स्ट्रक्चर है। NO2 प्लस तो आपको पता होगा, ये इस तरीके से लीनियर होता है।
एंड अगर आपके पास NH4+ है तो वो भी सब बच्चों को पता है NH4+ की क्या स्ट्रक्चर होती है, अमोनियम आयन है। अमोनिया के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जब हमने अमोनियम आयन लिख दिया तो दैट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू H एंड द टोटल इज अ प्लस। तो इसमें sp2 हो जाएगी पहले, फिर sp और फिर sp3। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड की स्ट्रक्चर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में भी और आपके उसमें भी, ऑर्गेनिक में भी। इसमें वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी की आपको स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर बतानी है, पर आप सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे और सभी के लॉन पेयर काउंट करोगे और बॉन्ड पेयर काउंट करोगे, सभी के लिए करोगे आप ये क्वेश्चन पूछा ऐसे हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। STR स्ट्रक्चर भी लिखा है मैंने। A है NH4+, B है CCl4, D है XeF4, C सॉरी, और D है BF4 नेगेटिव। C और D है BF4 नेगेटिव। और इसके साथ साथ आप ये स्ट्रक्चर्स जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, XeF6, XeOF2, XeOF4, इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री बताओगे मुझे। चलो मैं आपको 1 मिनट पूरा दे रही हूँ, डू दिस, गिविंग यू द 1 मिनट। इसका आंसर और इसकी कॉपी पे बना के सबके लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, गिविंग यू द 1 मिनट। यस डन एवरीवन। साहित्य का एक आंसर आया मेरे पास, एक सुहानी का इसका आया क्वेश्चन का। हाँ जी, स्केयर प्लेनर के साथ साथ इन सभी में इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी फर्स्ट वाले की? सुहानी, नाउ योर आंसर इज नॉट करेक्ट, नहीं करेक्ट कर। sp3 हाँ, NH4+ की होगी sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। CCl4 की भी होगी sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। BF4 नेगेटिव की भी होगी sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद द नो लोन पेयर। यस मैम। XeFp4 में 2 लोन पेयर होंगे और 4 बॉन्ड ज्योमेट्री पेयर। क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? मैम sp3d2। हाँ, sp3d2, और ये होगा आपका ज्योमेट्री तो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और शेप इसकी है स्क्वायर प्लेनर। तो यही एक प्रोबेबल ऑप्शन था, XeF2। हाँ जी, क्या हाइब्रिडाइजेशन और क्या ज्योमेट्री, क्या शेप? इसकी मैम जिन्होंने हो गया मैम sp3d। sp3d, और नाम क्या हुआ इसका? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। XeF6 की sp3d3।
sp3d3 लिख देते हैं वैसे इसको, पर ये ऑक्टाहेड्रल होता है। XeOF2 sp3d2। एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। sp3d2 कैसे हो सकते हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो गए, sp3d है। और sp3d अगर इसकी आती है तो शेप इसकी लीनियर आएगी, और इसकी अगर ये आती है तो शेप इसकी सीसो आएगी। XeOF4, XeOF4 में Xe 1F 2F 3F 4F 5 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो इसकी हो गई स्क्वायर पिरामिडल शेप। और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, और ज्योमेट्री हो गई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। करेक्ट और नॉट? यस मैम। चलिए एनी हाउ। अच्छा, IF7 के स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता लिखना चाहिए, सबको पता ही है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, वो पता है ना? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्लास में जब आपके पास पेपर होगा और वॉट एवर द क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व, फर्स्ट वाले टॉपिक में एक GOC के क्वेश्चन आई विल चेक आउट, अगर उसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा नया हुआ या थोड़ा मुझे लगा बताने वाला है तो उसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज पहले ही शॉर्ट में ये कंप्लीट, बिकॉज आज भी इसका डिस्कशन हो गया है। मैक्सिमम आता है आप लोगों को, जब आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, एक क्या मेथड अडॉप्ट करना है जिस हिसाब से आपके पास सीक्वेंस आया है। जैसे अब मेरी क्लास आपके साथ होगी, रैंकर्स मैं ही लूंगी, और नेक्स्ट वाले वेडनेसडे को, तब तक तुमने अपनी तरफ से ये तीनों चैप्टर जैसे प्रिपेयर करने हैं, जहां से जो नोट्स बनाने हैं या पढ़ने हैं या जो करना है कर लो। तो जैसे जैसे ये होता रहे, इसको फाइनल नीट के लिए प्रिपेयर करते जाओ। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि हाँ हम बाद में पेपर के पास पढ़ लेंगे। तो वॉट एवर द सीक्वेंस इज मेड फॉर यू, दैट इज कंप्लीटली फॉर योर फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऐसे चैप्टर इसमें बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस साथ साथ होती जाएगी। तो इसको अपने नेक्स्ट, मतलब आप ये मान के चलो कि ये तुम्हारे 3 चैप्टर हैं, GOC ये और ये बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हर तरीके से तुमने हर वेडनेसडे तक कंप्लीट करना है। जितने भी मेरे को छोड़ के 11 पार्टिसिपेंट्स जो और हैं इसमें, वेडनेसडे तक उनके ये 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि जब मैं वेडनेसडे को पेपर लूं, जो तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है, या अगर मेरे पास ही है, वैसे तो होगा आपके पास भी, तो मतलब वो आपका बिल्कुल क्लियर, तब तक आप 100% प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, ताकि हम एक शॉट में उसको करके फटाफट आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको फाइनल के लिए करना, जो जो भी कंफ्यूजन है वो वैसे तो अपनी पहले आप स्टडी करनी है, नहीं तो फिर यहाँ पे पूछ लेनी है और खत्म कर देनी है। Among the following, the maximum covalent character is shown by the compound. कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है? AlCl3, MgCl2, FeCl2 और SnCl2। बोलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। साहित्य करेक्ट। तो आंसर तो सबको आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। दीक्षा करेक्ट। कोवलेंट करेक्टर पूछा हुआ है प्रशांत करेक्ट। कैसे निकालते हैं कोवलेंट करेक्टर? मैम फाजन रूल्स। फजान रूल से। तो फजान रूल क्या कहता है? मैम स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, हो जाएगा। पेपर चार्ज होगा उतना ज्यादा स्मॉल साइज होगा, डायजेशन। और उतना ज्यादा वो कोवलेंट करेक्टर रखेगा।
ठीक है, फिर आपने आंसर क्यों नहीं दिया? मैम मैं अभी टाइप लगी थी करने, फिर आप सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, तो एल्यूमिनियम 3+ था, मैग्नीशियम 2+ था, आयरन 2+ था, एसएन 2+ था, तो सबसे छोटा 3+ होगा, तो इसलिए। चलिए, उसके बाद है द कंपाउंड ऑफ जीनॉन विद द जीरो डाइपोल मोमेंट, विद द जीरो डाइपोल मोमेंट। बेटा जिसकी डाइपोल मोमेंट नहीं है उसको टिक करना है, मोमेंटम नहीं, मूवमेंट। Number 1 is XCO3, number 2 is XCO2, number 3 is XCF4, and the 4 is XCOF4. Sahitya not correct. Tanvi correct. अब करेक्ट है। प्रशांत करेक्ट। दीक्षा करेक्ट, अंकिता करेक्ट। सबको पता है जीरो डाइपोल मोमेंट उसका होता है जिस केस में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने पढ़ा XCF4 के केस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और जीनॉन फ्लोराइड वैसे भी ये इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है। इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन समझते हो ना, सारे बॉन्ड एंगल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल हो जाएगी, इसकी इससे, इसकी इससे, तो टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। या आप एक लाइन याद रखो, ये तो है डिस्टॉर्शन वाले कंपाउंड जिसमें लॉन पेयर है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगती है। नहीं तो बेसिक ये होता है कि अगर आपका कोई कंपाउंड अपनी परफेक्ट स्ट्रक्चर में है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो उस केस में हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 ही आएगी, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी परफेक्ट स्ट्रक्चर में है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, जैसे CH4 अपनी परफेक्ट स्ट्रक्चर में होता है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग एटम H ही हैं, जैसे BF3 हो गया, जैसे PF5 हो गया, जैसे SF6 हो गया, जैसे IF7 हो गया, जितनी भी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं जिसमें कहीं भी लॉन पेयर नहीं आता, जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की एग्जांपल नहीं है, और सारे सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो उसमें हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 होती है और वो नॉन पोलर होता है। यानी कि मॉलिक्यूल जब बनता है वो ऐसी स्ट्रक्चर में ही आता है जो आपकी नॉन पोलर हो। अब अगर इसमें तुम मिक्सिंग कर दोगे, जैसे तुम IF4Cl3 कर दो, इसमें तुम CHCl3 कर दो, इसमें तुम PF3FCl2 कर दो, तो फिर उनकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती, ठीक है ना। सराउंडिंग एटम सेम है, नो लोन पेयर। अगर तुम्हारे पास सराउंडिंग एटम सेम, सराउंडिंग एटम सेम, नो लोन पेयर, परफेक्ट स्ट्रक्चर, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट 0। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मींस जिन्होंने F4 में लोन पेयर है। हाँ, पर इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ना, मतलब वो Yes, अरेंजमेंट ऐसा आ गया कि सब एक साथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बाकी सभी में ऐसा नहीं हुआ। तो बेसिकली तो ये स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, तो इसको यहीं पे ही अभी रोकते हैं, बिकॉज हमें नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट एक ही क्लास में आई जस्ट वांट की वाइंड अप हो जाए ये,
एटॉमिक स्ट्रक्चर का और केमिकल बॉन्डिंग का तो मुझे आइडिया है कि तुम लोगों को आता होगा, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होगा। एक बार बस मुझे जीओसी तुम लोगों की चेक करनी है कि उसमें किसी क्वेश्चन पे अटकते हैं, तो अपनी तरफ से तुम्हें वेडनेसडे तक ये सारा प्रिपेयर करना है। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए, ओके, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे थैंक यू नाउ। मैम। थैंक यू मैम। ये तो सुबह वाली क्लास में पहले मिलेंगे। थैंक यू जी। आपकी अभी कोई इसके बाद इस वाले रैंकर्स में कोई और क्लास है?